हेलो जी, कैसे हो सब लोग? देखो आज के इस वीडियो में एक बहुत जरूरी टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, इसलिए अंत तक बने रहना क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है आपकी तैयारी में। राइट? द टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा, हाउ टू रीड एंड अंडरस्टैंड बेयर एक्ट फॉर जुडिशरी प्रिपरेशन। अब देखो, ये एक ऐसा स्टेज है जहां पर बेयर एक्ट को किस तरीके से पढ़ना है ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप किसी से भी पूछेंगे, कोई भी अगर जुडिशरी का एजुकेटर है, कोई भी अगर लॉ का शिक्षक है, तो वो आपको ये चीज बताएगा कि कोई भी कानून पढ़ने के लिए, कोई भी लॉ प्रॉपरली समझने के लिए अगर एक चीज आपको सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से आनी चाहिए या एक रिसोर्स जो आपके पास होना ही चाहिए, दैट शुड बी द बेयर एक्ट। और अगर वो ये नहीं बता रहे हैं तो वो प्रिज्यूम करके चल रहे हैं कि बेयर एक्ट तो होगा ही। बेयर एक्ट आपके इन एग्जामिनेशंस के लिए सब कुछ है, क्योंकि बेयर एक्ट एज द नेम सजेस्ट एक सीधा साधा एक्ट है। इसमें कोई कमेंट्रीज नहीं है, इसमें कोई एडिशनल जजमेंट्स नहीं डाले गए हैं, ये मोटी मोटी किताबें नहीं है। ये वो एक्ट है जो हमारी संसद ने पास किया है, जो हमारे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से अप्रूव होने के बाद में, राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद में हमारे सामने आया है। और आज की तारीख में इस कानून को भारत भर में, या as the case may be depending upon the provisions in the enactment, वहां पर ये एप्लीकेबल होता है। उस एक्ट में जो चीज दी है, उन्हीं चीजों की कमेंट्रीज हम इन बड़ी बड़ी किताबों में पढ़ते हैं। उन एक्ट में जो चीज दी है, वहीं से सवाल निकल के आपके एग्जामिनेशंस में बनते हैं। तो ऐसे में कई सारे बच्चे ऐसे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में जा रहे होते हैं जहां पर फोकस छोटी किताबों या कमेंट्रीज पर किया जाता है इंस्टेड ऑफ बेयर एक्ट। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चों को यह जानकारी नहीं होती कि बेयर एक्ट होता क्या है और बेयर एक्ट को पढ़ते कैसे हैं। राइट? क्योंकि कमेंट्री तो हमें पता है, लंबे लंबे पैराग्राफ दिए हैं, पढ़ लो। लेकिन बेयर एक्ट जिसमें एक छोटे से सेक्शन में, लेट्स से 5-6 लाइन में वो पूरा मर्म लिख दिया गया है जो कमेंट्रीज में 10 पेज में लिखा है, तो वो हम कैसे पढ़ें, हमें समझ कैसे आए, उस बारे में आज का ये वीडियो है। ठीक है जी? थोड़ा डिटेल्ड होगा, बहुत छोटा नहीं है, लेकिन काम का है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको एक चीज मैं यहां पर बता दूं बिफोर गोइंग अहेड, कि हमारा ये जो प्लान था, गेटिंग 60% ऑफ एंड 12 मंथ्स फ्री एक्सटेंशन, ये दोबारा से चालू हुआ है। अभी बीच में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ये प्लान हमारा खत्म हो चुका था, इस प्लान को एंड कर दिया गया था, बट ऑन स्टूडेंट्स डिमांड इसको दोबारा से शुरू किया गया है। एंड दिस इज अ प्लान जो अभी तक का अन अकेडमी का सबसे ज्यादा चाहा गया प्लान है, क्योंकि फॉर दिस अमाउंट यू आर गेटिंग 12 मंथ्स फ्री एक्सटेंशन, यानी आपके 2 साल की प्रिपरेशन तो हो ही रही है, प्लस अगर मान लीजिए वो 3 साल वाला जजमेंट आ जाता है तो आपको एडिशनल 3 इयर्स, यानी 2 + 3 = 5 इयर्स का आपको फ्री प्रिपरेशन यहां पर मिल जाएगी। मतलब आप 1 साल का पेमेंट करेंगे एंड 5 साल आप इस पर पढ़ सकेंगे। दैट इज द प्लान। हालांकि जैसे पिछली बार लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर आया था और लैप्स हो गया था, इस बार भी डिमांड पर आया है, इसलिए बहुत संभावना है कि ये ऑफर भी जल्द लैप्स हो जाए। इसलिए अगेन यहां लिखा है इट्स अ लिमिटेड पीरियड ऑफर, देयर इज अ कोड दैट यू नीड टू यूज। अगर आप इसको यूज नहीं करेंगे तो यू विल बी पेइंग द एंटायर प्राइस। जो यहां पर ओरिजिनल प्राइस लिखी है आप वही प्राइस दे रहे होंगे, बट KDS इज द कोड। अगर आप इसको यूज करते हैं तो यू विल गेट दिस ऑफर एक्टिवेटेड ऑन योर सब्सक्रिप्शंस। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। नेवर अंडर एस्टिमेट द मैजिक ऑफ रीडिंग द कंप्लीट बेयर एक्ट। देखो, आपको कई जगहों पर व्यक्ति ये बोलता दिखेगा कि साहब बेयर एक्ट पूरी क्यों पढ़नी है, पूरी थोड़ी पढ़ी जाती है, जो रेलेवेंट पार्ट है वो पढ़ो। अच्छा, देयर वाज अ टाइम जब मैं अपने लेक्चर्स में, अपने सेशंस में बच्चों को बताता था कि जुडिशरी में ये भी जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है या क्या छोड़ करके जाना है। आई रियलाइज वेरी क्विकली कि उस चीज को इंटरप्रेट गलत तरीके से किया जा रहा है, या फिर मेरे शब्दों का चुनाव उतना अच्छा शायद नहीं था। छोड़ करके जाने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको पूरी तरीके से पढ़ना ही बंद कर दो। यू लीव दैट एंटायर पार्ट। छोड़ करके जाने का ये मतलब है कि उस पार्ट से सवाल आने की संभावना बहुत कम होती है। तो हम उसको गो थ्रू करें, पर बहुत बार उसमें डेल्व ना करें, बहुत डेप्थ में उसमें ना जाए। मान लीजिए 50 सेक्शंस ऐसे हैं जिससे 5 नंबर के सवाल आते हैं,
और वहीं 200 सेक्शंस ऐसे हैं जिससे 1 नंबर का सवाल आता है। तो वो 200 सेक्शंस को उतनी तवज्जो नहीं दी जाएगी जितनी कि बाकी 50 को दी जाएगी। ये बात ठीक है, लेकिन हमारे हमारे एग्जामिनेशन के लिए एक-एक नंबर महत्वपूर्ण है। एवरी सिंगल मार्क that you get in this examination makes or breaks the result for you, right? So एक चीज अपने दिमाग में बिठा करके रखिए, while you're preparing for this examination you will be reading the entire बेयर एक्ट। बेयर एक्ट कौन से पब्लिशर का खरीदना है? जिसकी मर्जी, राइट? पब्लिशर से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेयर एक्ट एक ऐसी चीज है जो कि पार्लियामेंट से आया है, राइट? वो जो लैंग्वेज है सेम लैंग्वेज यूज की जाएगी बाय द पब्लिशर एज वेल। वो लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते हैं, अपनी कमेंट्रीज उसमें ऐड कर सकते हैं। कमेंट्रीज की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द बेयर एक्ट। ओके, किसी भी पब्लिशर का यूज कर लीजिए। आइडियल सिचुएशन ये होती है कि उसमें एक डिग्लॉट एडिशन आता है, डिग्लॉट, उसको आप यूज कीजिए। डिग्लॉट का मतलब ये होता है कि आधा बेयर एक्ट, मतलब बेयर एक्ट जहां पर भी है आधे पेजेस पे हिंदी में लिखा है और आधे पेजेस पे इंग्लिश में, या फिर अगर आप महाराष्ट्र एम कर रहे हैं तो आधे में मराठी में, या गुजरात एम कर रहे हैं तो आधे में गुजराती में, राइट? सेक्शन 1 इन इंग्लिश, सेक्शन 1 इन गुजराती, सेक्शन 2 इन इंग्लिश, सेक्शन 2 इन गुजराती। इस तरीके से आप जहां का भी एग्जामिनेशन एम कर रहे हैं, जहां पर भी ये लोकल लैंग्वेजेस आपके काम आने वाली हैं, जैसे गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, राइट? ये लैंग्वेजेस जहां पर भी काम आने वाली हैं, डू रिमेंबर दिस that you should buy a Diglot edition Bear Act. This eases the process for you to understand the legal jargon, right, that is written in English. उसको आप अपनी वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर सकते हो। ट्रांसलेशन, आर्टिकल राइटिंग, जजमेंट राइटिंग, ये सारी चीजें जब आती हैं, आप ज्यादा जजमेंट राइटिंग नहीं, ट्रांसलेशन एंड आर्टिकल राइटिंग या ऐसे राइटिंग जब आता है, you are in a better position to utilize that vocabulary and put it in that answer sheet, right? So Diglot edition Bear Acts, they help you do that. Okay, now Bear Act आप पढ़ने वाले हैं पूरी की पूरी, you will be reading the entire Bear Act. Now while you are doing this, identify at the same time कि what are the important sections फॉर जुडिशरी एग्जामिनेशन। ये आप कैसे करने वाले हो? इसके लिए आप देखने वाले हो प्रीवियस ईयर पेपर्स। अब प्रीवियस ईयर पेपर्स का भी एक आपको छोटा सा एलिमेंट बताता हूं। व्हाट मिस्टेक अ लॉट ऑफ पीपल डू इज कि मैं एमपीसीजे देने वाला हूं सर, तो मैंने एमपीसीजे के लास्ट 15 इयर्स के पेपर्स लगा लिए। कोई मतलब नहीं, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। अगर आप एमपीसीजे देने वाले हो तो आपको लास्ट 15 इयर्स के पेपर लगाने तो हैं, पर एमपी, यूपी, दिल्ली, बिहार, क्या लगा था इतना आसान होगा? हाँ, कि 15 पेपर सॉल्व करके चले गए और आ जाएगा उसमें से। व्हेन वी से कि आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाने हैं, तो आप सिर्फ मध्य प्रदेश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं लगाओगे, यहीं से सवाल रिपीट नहीं होने वाले हैं। जो पेपर बना रहे हैं दे आर नॉट डम्ब, राइट? एक समय था जब बहुत ज्यादा रिपीटेशन होता था, बट ग्रेजुअली आई बिलीव सिंस द ईयर 2015 2016 ऑनवर्ड्स, उसके बाद से आप पेपर्स देखेंगे, मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस आर कमिंग एट पार, राइट? एक स्टेट में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके स्टेट में आने वाला फ्यूचर क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए दूसरे स्टेट्स के पीवाईक्यूज, पीवाईपीज भी आप लगाएंगे। पीवाईक्यूज इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पी इज प्रीवियस ईयर पेपर्स। ये आपको कहां मिलेंगे? वी आर टॉकिंग अबाउट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, आपको अनअकैडमी की वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे, राइट? बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। इसके अलावा आपको बहुत सारी ऐसी किताबें हैं मार्केट में, सिंगल्स हो गया, यूनिवर्सल हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं, क्षेत्रपाल हो गया फॉर दैट मैटर। तो देर आर सेवरल बुक्स जहां आपको हेल्प मिल जाएगी। ईबीसी हो गया, राइट, जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का पूरा पूरा बंडल दे देंगे, सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड बोथ। कभी भी इनको सॉल्व करो तो बी वेरी केयरफुल, कई बार मिसप्रिंट्स भी होते हैं, इसलिए अपनी नॉलेज और बेयर एक्ट को फिर भी प्राथमिकता देते हुए आपको चलना है। जब आप इन क्वेश्चन पेपर्स को लगाते चलोगे, यू विल रियलाइज ऑटोमेटिकली कि भाई देखो, मैं ये वाला हिस्सा पढ़ रहा हूं, अब इस हिस्से में से इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट आर जनरली आस्क्ड, राइट? अब इस टाइप के क्वेश्चंस में से
हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कहां पर ज्यादा वेटेज दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाता हूं सामान्यतः वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन नंबर 1 से लेके 238 है, जिसमें से 1 to 75 ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज अपोज टू 124 to 238। उसमें से भी 1 to 30 और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एज अपोज टू द रिमेनिंग पार्ट, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई सा भी पार्ट पूरी तरीके से छोड़ करके आगे बढ़ सकता हूं। आई हैव टू रीड एवरी सिंगल सेक्शन दैट देयर इज इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऑलराइट। भले मैं उसको बहुत ज्यादा वैल्यू ना दूं, लेकिन 1 से 30 पढ़ने में मुझे जितना समय लगेगा उतना समय मुझे उसके आगे के प्रोविजंस पढ़ने में नहीं लगेगा, राइट। दैट इज द कैच। और ये मुझे क्यों पता है? ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि जब मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स देखता हूं तो मैं देखता हूं यार, इसके बाद वाले पार्ट से तो 2-4 ही सवाल आते हैं, इस वाले पार्ट से दसों सवाल आते हैं, एंड बाद वाले पार्ट्स में रेपिटेशन ज्यादा है, इसमें कम है, राइट। सो दिस इज अ होमवर्क जो आप अपने एंड पर भी करने वाले हो। ये एक ऐसी चीज है जो आप अपने एंड पर भी करने वाले हो, अपना दिमाग लगाने वाले हो कि भाई बैठ करके पीवाईक्यूज देखें, एनालाइज करें कहां क्या है और किस तरीके से आप उसको डील करेंगे। फेयर इनफ है जी। सो you will identify what is important for judicial services examinations. Now once you do that, आप उन पार्ट्स पर फोकस करते हुए और बिना कुछ भी छोड़े हुए, द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज यू रीड, यू रीड। ठीक है, रीडिंग कभी एक नहीं होगी, रीडिंग हमेशा 2 या 3 रीडिंग्स होगी। पहली रीडिंग हमेशा, बैराक पढ़ने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। पहली रीडिंग आप हमेशा बड़ी सरसरी निगाह से देखते हो। आपने सेक्शन देखा और मोटा मोटी तौर पर समझा कि ये सेक्शन किस बारे में है, ये क्या कहना चाहता है। क्या ये सेक्शन लेट्स से इंडेमनिटी के बारे में है, तो इंडेमनिटी के बारे में क्या कह रहा है, अच्छा ये चीज कह रहा है, ठीक है साहब। फर्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग द वेरी बेसिक्स ऑफ एनीथिंग। नाउ अंडरस्टैंड, किसी भी सब्जेक्ट को देखना है, किसी भी बैराक को देखना है, ऐसे समझो जैसे आप एक नया दोस्त बना रहे हो। ठीक है, आप एक नया दोस्त बना रहे हो या फिर आप किसी को डेट कर रहे हो, उसको जानना चाहते हो। अ न्यू पर्सन you're मीटिंग एंड यू वांट टू गेट टू नो देम, ओके। वैसा ही है किसी नए बैराक्ट को समझना। सबसे पहले किसी व्यक्ति से मिलोगे तो उसको सुपरफिशियली जानने की कोशिश करोगे, भाई वो कौन है, कहां है, क्या काम करता है, थोड़ी बहुत उसकी बेसिक जानकारियां, राइट। दैट इज द फर्स्ट मीटिंग। पहली बार किसी व्यक्ति से मिलकर के आप उसके राजनीतिक थॉट्स नहीं पूछने वाले, आप उसके फैमिली हिस्ट्री में नहीं डाइव करने वाले। नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, नॉट अ साइकाट्रिस्ट, राइट। सो किसी भी व्यक्ति से पहली बार जब आप मिलोगे आप उसको सुपरफिशियली जानने की कोशिश करोगे। दूसरी बार जब आप मिलोगे आप उसको थोड़ा और डेप्थ में जानोगे, और तीसरी बार जब आप उससे मिलोगे तो वहां से संभव है कि आपकी वहां दोस्ती की शुरुआत हो जाए, राइट। हो सकता है पहली बार में ही आपको सुपरफिशियली पसंद आ जाए। दैट इज द सिमिलर मेथड जिससे आप बैराक पढ़ने वाले हो। ठीक है, सबसे पहले पढ़ा, ऊपर ऊपर से सेक्शंस को जानते चले गए, किस बारे में है, क्या कह रहे हैं, बैराक का फ्लो क्या है, कहां से ज्यादा आता है, किसको अच्छे से पढ़ना है, किसको ठीक ठीक पढ़ना है, किसको कम पढ़ना है, ये सारी चीजें हमने ध्यान दे दी। सेकेंड रीडिंग फिर जब हमने लगाई तो हमने उसको डेप्थ में जानने की कोशिश करी। सेकेंड रीडिंग विल टेक टाइम। पहली रीडिंग जब आप करोगे ना, पहली रीडिंग करने में आपको बैराक की हार्डली 2 से 3 घंटा लगेगा, कोई भी अगर आप बड़ा बैराक पढ़ रहे हो तो। नाउ आई एम अज्यूमिंग कि आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है, अगर नहीं है तो अपने हिसाब से कम ज्यादा कर लो। इतना समय आपको उस बैराक को पहली बार पढ़ने में लगेगा। दूसरी बार जब आप पढ़ोगे तो आपको कई दिन लगेंगे उस बैराक को पढ़ने के लिए, कई दिन, राइट। बिकॉज नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग द वेरी कॉन्सेप्ट्स ऑफ इट, वी आर अंडरस्टैंडिंग द टर्मिनोलॉजीज दैट आर यूज्ड, कि ये शब्द इस्तेमाल हुआ है तो क्यों हुआ है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका थॉट क्या है, इसके नुआंसेस क्या है, इसमें क्या चीजें जरूरी हैं, कीवर्ड्स क्या हैं, ये सारी चीजें हमें सेकेंड टाइम जब हम देखते हैं तो हमें कई दिन लगेंगे उसको पढ़ने में। और जब हम ये कर रहे होंगे, while we'll be reading the second time, remember to make notes. नोट्स जब बनाओ तो नोट्स बनाने के लिए भी मैंने सेपरेटली एक वीडियो आई थिंक आ चुका है या फिर आने वाला है, राइट। उसमें आप जब देखेंगे आई हैव टोल्ड कि नोट्स 3 तरीके के बनते हैं, राइट। सबसे पहले जब आपको क्लास में कुछ पढ़ाया जाता है तो आपके बनते हैं उसी टाइम पर बनने वाले रैपिड नोट्स, ठीक है, या फिर रनिंग नोट्स। दूसरे आपके बनते हैं रेडी रेकनर्स, और तीसरे आपके बनते हैं मेन सेंट्रिक।
रनिंग नोट्स तो टीचर जो भी बता रहा है, एग्जाम्पल भी दे रहा है, कहानी सुना रहा है, कि जो जोक मार रहा है क्लास में, ऑल ऑफ दैट इज नोटेड डाउन, सारी चीज आप लिखते हो। रेडी रेकनर्स फर्रे टाइप के होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे से पतले पतले से फर्रे। एक खाली A4 शीट पर आपने बना लिया, या A4 शीट के भी 4 हिस्से कर लिए और उस पर बनाना शुरू कर दिया। एक तरीके से आपके फ्लैश कार्ड्स हो सकते हैं, आप इनके लंबे लंबे से शीट्स बना सकते हैं जिसमें यू अंडरस्टैंड कि क्या लिखा जा रहा है और क्या नहीं। कीवर्ड्स आप उसमें नोट करते जाते हैं, पूरे पूरे सेक्शंस नहीं लिखने आपको उठा के, आप कीवर्ड्स नोट करते जाते हैं, ठीक है। सो वो नोट्स आपने बनाने हैं, एंड देन फाइनली आप अपने मेंस सेंट्रिक नोट्स बनाते हो, जिसमें आप प्रॉपरली कोई भी अगर आंसर आएगा तो किस तरीके से लिखना है वहां डील करते हो। सेक्शंस को इंटरकनेक्ट करते हुए आपको चलना है। बैराक्स के साथ एक प्रॉब्लम है, कई बार वो फ्लो में नहीं होते। कई बार हमें सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 25, सेक्शन नंबर 108 के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, राइट। जब आप पढ़ते जा रहे हो और आप ये छोटे छोटे नोट्स बना रहे हो, तो आपको ये पहली बार में तो समझ आ गया ना कि क्या किस बारे में है। उसी समय आप लिंक जोड़ पाओगे, उसी समय आप लिंक जोड़ पाओगे, आप समझ पाओगे कि किस विषय में क्या चीज बात कर रहे हैं ना। वही जब आप नोट्स बनाओगे ना, तो उसमें आपको केस लॉज भी मेंशन करते जाना है। आपको कि साहब केस लॉज बेयर एक्ट में कैसे? केस लॉज बेयर एक्ट में नहीं है। देखो, हमें बेयर एक्ट में कहानियां नहीं दी हैं, हमें बेयर एक्ट में सिर्फ लॉ दिया है, पर हम ज्यादा बेहतर समझते हैं कहानियों के माध्यम से। वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर थ्रू स्टोरीज, राइट। एंड केस लॉज कहानियां ही तो हैं। जब आप इन कहानियों को उन सेक्शन से रिलेट करते जाते हैं, जब आप इन कहानियों को उन सेक्शंस पर अप्लाई करते जाते हैं, अपने नोट्स में लिखते जाते हैं कि साहब ये वाले केस में ये सेक्शंस यूज हुए थे, तो इवेंचुअली जब आपसे इलस्ट्रेशन या हाइपोथेटिकल टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, आप बेहतर स्थिति में होंगे बताने की। आपको सेक्शन का कंटेंट कहानियों से याद रहेगा, क्योंकि उन कहानियों में किसी ना किसी ऐसे शब्द का, ऐसे कीवर्ड का एक आध इंटरप्रिटेशन होगा जो आपको बैराक्ट ज्यादा बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा। अभी भी हम लॉ समझ ही रहे हैं, हम अभी भी इसमें एक्सपर्ट नहीं हुए। हम इस बैराक्ट को कैसे पढ़ना है और किस तरीके से वी हैव टू गो थ्रू दिस एंटायर एक्ट, दिस एंटायर बुकलेट दैट यू हैव, सो दैट जब भी एग्जामिनेशंस की बात आए तो आप इस किताब को अपना साथी बना करके पूरे एग्जामिनेशन को एस कर सको। उस विषय में हम यहां पर बात कर रहे हैं, राइट। And then just remember one thing, have extra focus on amendments, provisions, exceptions and figures. जहां पर भी लिखा है भाई इतना किलो, इतना रुपया, राइट, इतनी पनिशमेंट, फिगर्स को हमेशा याद रखना, सवाल आते हैं। इलस्ट्रेशंस बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छे होते हैं। अमेंडमेंट्स, न सिर्फ सेंट्रल, स्टेट अमेंडमेंट्स आपके लिए जरूरी होते हैं। मान लीजिए आप यूपी का पेपर दे रहे हैं और यूपी में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट आ चुका है, जैसे सीआरपीसी में सेक्शन 125 अलग अलग स्टेट्स ने अलग अलग अमेंडमेंट कर रखे हैं। कौन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉर दैट मैटर सेक्शन 55 यूपी में अमेंडमेंट हो रखा है। स्टेट अमेंडमेंट्स आपको पता होने चाहिए। आप जिस स्टेट का एग्जामिनेशन दे रहे हो उस स्टेट में क्या लॉ है वो आपको पता होना चाहिए, और वो अमेंडमेंट आपको बेयर एक्ट में मिल जाएगा। प्रोवाइजोज एंड एक्सेप्शन से इन सारे एरिया से सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इस पर ध्यान ज्यादा देना। चलो मैं आपको एक बार एक सेक्शन देख के बता देता हूं। लेट्स स्टार्ट, दिस इज सेक्शन नंबर 55 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आई एम अज्यूमिंग कि आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट। थोड़ा और इसको जूम कर देता हूं, चलो। ये इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म मैं बता रहा हूं आपको पढ़ना कैसे है, ध्यान देना। सेक्शन है बहुत बड़ा, अपने को इतना नहीं। अच्छा, अगर आप फिगर्स वगैरह बनाने में आसानी समझते हो, डू दैट, उससे बेहतर तो आपके लिए कोई बात है ही नहीं। अगर फिगर्स बनाने में उतनी आसानी नहीं होती तो फिर ऐसे समझ लो। इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट अ फिक्स टाइम इन कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज एसेंशियल। अभी ये पूरा का पूरा डील किस चीज से कर रहा है? ये पूरा बात कर रहा है टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को कौन से समय और कौन सी जगह पर परफॉर्म किया जाना है, इस विषय में यहां बात हो रही है। सो व्हेन वी स्टार्ट विद दिस, अगर मान लीजिए टाइम एसेंशियल है, नाउ दिस इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉर यू, टाइम एसेंशियल है
किसी कॉन्ट्रैक्ट में और व्यक्ति फेल हो जाता है फिक्स टाइम में करने से, तो क्या होगा? इसका बहुत छोटा सा एक रेडी रेकनर टाइप का बना लीजिए, एक छोटा ऊपर लिख लीजिए कि भाई क्या होगा अगर ऐसा हो। हिंदी में भी लिख सकते हो। ये खूबसूरती है बेयरआर्क की और इन एग्जामिनेशंस की कि आपको वर्बैटिम नहीं लिखना है, आपको शब्दशः लिख करके नहीं आना है। आप अगर उस चीज को समझ चुके हैं तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, एज लॉन्ग एज कीवर्ड्स मिस आउट नहीं हो रहे। आओ देखो, व्हेन पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिसेस टू डू अ सर्टेन थिंग एट और बिफोर अ स्पेसिफाइड टाइम। ठीक, अब आगे दिखा है और सर्टेन थिंग्स एट और बिफोर स्पेसिफाइड टाइम्स, उसको आप नहीं भी करो कोई बात नहीं, फर्स्ट पार्ट इतना लिख लिया। एक पार्टी ने वादा किया है कुछ करने का एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर अंदर, एंड फेल्स टू डू एनी सच थिंग। फेल्स टू डू एनी सच थिंग, दो कीवर्ड्स हो गए यहां पर। क्या? प्रॉमिस हुआ है स्पेसिफाइड टाइम का, फेल हो गया है करने में, दो चीजें। द कॉन्ट्रैक्ट और सो मच ऑफ विच हैज नॉट बीन परफॉर्म्ड, छोड़ दो, becomes voidable at the option of the promisee। तीसरा, contract becomes voidable, right, if the intention was time should be the essence। चार, अब ये चार चीजें आपको याद रखनी है फर्स्ट पैराग्राफ में से। क्या क्या? कि पार्टी ने प्रॉमिस किया है एक समय पे करने का, फेल हो गया करने से, टाइम एसेंशियल है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो गया। इसको अब आप अपनी भाषा में लिख दो, 4-5 लाइन की जगह 2 लाइन में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। सेकंड, इफेक्ट ऑफ सच फेलियर व्हेन टाइम इज नॉट एसेंशियल। इफ इट वाज नॉट द इंटेंशन, पैरा चेंज हो गया है क्योंकि जो कॉन्सेप्ट था वो बदल गया, ऊपर टाइम एसेंशियल था, नीचे नहीं है। अगर पार्टीज का इंटेंशन नहीं था टाइम का एसेंशियल होने का, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा फेलियर से। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा फेलियर से। बट प्रोमिस इज एंटाइटल्ड टू कॉम्पनसेशन फॉर लॉस। चार चीजें यहां भी, पार्टीज का इंटेंशन नहीं था तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा, लेकिन लॉस हुआ है तो कॉम्पनसेशन करना पड़ेगा। चार यहां, चार यहां, ये शब्द याद रखने हैं, केवल शब्द। कॉम्पनसेशन, लॉस, नॉट वॉइडेबल, टाइम नॉट एसेंस इसमें, और ऊपर वाले में टाइम एसेंशियल, फेलियर, वॉइडेबल, टाइम एसेंस। ठीक है, चलो। अगर मान लीजिए इफेक्ट ऑफ द परफॉर्मेंस, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस एट अदर टाइम देन दैट अग्रीड अपॉन, भाई कोई व्यक्ति बाद में कर रहा है काम, अगर कॉन्ट्रैक्ट, इफ in case of a contract voidable on account of the promiser's failure to perform his promise at the time agreed। किसकी बात हो रही है? रिलेट करो ऊपर से। कॉन्ट्रैक्ट voidable हो रहा है प्रोमिसर के फेलियर पर, ये तो पहले वाले की बात हो गई, फर्स्ट पैराग्राफ की। ठीक है, उसी की बात हो रही है ना। देन फर्स्ट वाले में ही कंटिन्यू कर लो। इफ, आगे लिखो, द प्रोमिसी एक्सेप्ट्स परफॉर्मेंस एट एनी अदर टाइम। एक यहां पर याद रखना है, प्रोमिसी एक्सेप्ट परफॉर्मेंस लेटर। ठीक, देन प्रोमिसी कैन नॉट क्लेम कॉम्पनसेशन टू अनलेस ही गिव्स नोटिस फॉर हिज इंटेंशन 3। अगर मान लीजिए समय संविदा का बंद था, टाइम एसेंशियल था, व्यक्ति लेट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, फिर भी थर्ड पैराग्राफ पे आ जाते हैं, मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो मैं कॉम्पनसेशन नहीं ले सकता अनलेस मैंने उसको पहले से बताया हो कि मैं कॉम्पनसेशन लूंगा। दैट्स इट। ये आपको 4 4 8 3 11, ये 11 शब्द इस पूरे में आपको याद रखने हैं, और वो भी याद कैसे रखने हैं? अपने लैंग्वेज में। यहां कोई ऐसा शब्द नहीं है कि आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा, राइट। कई जगहों पर आपको चीजें एज इट इज लिखनी पड़ेंगी। अच्छा, यहां पर देखो स्टेट अमेंडमेंट है सेक्शन 55 में कि वेयर एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ही हैज वेव्ड हिज राइट टू डू सो। आखिरी वाली लाइन चेंज हो गई है, इससे सवाल आने की संभावना हो जाती है। ठीक है, लेट मी टेल यू, जहां हमें शब्दों पर ध्यान देना है, एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ, ये चार जो शब्द हैं, एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ, इसी क्रम में ये चार चीजें याद रखना है। क्यों? क्योंकि 36 से कंफ्यूज हो जाओगे, 36 से कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए कई कई जगहों पर ऐसे शब्द हैं जो कि उस सेक्शन को डिस्टिंक्ट बनाते हैं, उस सेक्शन का एसेंस है, उसकी जान है, राइट। वो चीजें आपने याद रखना जरूरी है। तो ये एक तरीका है आपका, मैंने आपको एक सेक्शन पढ़ करके बताया कि आपको कैसे करना है।
बस एक चीज याद रखना कि कभी भी जब आप इन बैराक्स को पढ़ रहे हैं, डाउट दिमाग में लेकर के सोना नहीं है, राइट? डाउट दिमाग में लेकर के सोना इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास तब भी समय होगा। डाउट क्लियर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके पास आज की तारीख में इंटरनेट पर इतने सारे रिसोर्सेज हैं। यही अनअकैडमी के ही प्लेटफॉर्म पर हम लोगों ने इतनी बार चीजें पढ़ा रखी हैं। कई सारे हम लोगों ने फ्री सेशंस हमारे ऐप पर ले रखे हैं, जिसको देख करके आप इजीली चीजें समझ सकते हैं। अगर हमारे पास नहीं मिल रहा है तो भी रिसोर्सेज की इंटरनेट पर कोई कमी नहीं है। आप उठा करके उन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना शुरू करें एंड यू विल बी इन अ पोजीशन जहां आप इन लॉज को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाओगे, राइट? डाउट दिमाग में लेके नहीं सोने का, तुरंत क्लियर करना और सोना। देयर इज अ लिंक बिटवीन रिमेंबरिंग एंड स्लीपिंग। कोई चीज पढ़ करके अगर सो जाओगे तो ज्यादा संभावना है कि वो चीज आपके दिमाग में रिटेन होगी, राइट? इसका मतलब ये नहीं कि हर 2 घंटे में पढ़ पढ़ के हम झपकी मार लें। दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द स्टडी। द स्टडी वाज ह्यूज। ओके, नाउ क्योंकि मैंने कहा कि नेवर स्लीप विद योर डाउट्स, जस्ट रिमेंबर दिस वन मोर थिंग कि Unacademy has also come up with Judiciary Iconic Pro, where you will get one-on-one mentorship with top mentors of Unacademy, जहां आपको सिर्फ इन बैराक से रिलेटेड डाउट्स नहीं, आपके जनरल गाइडेंस, प्रिपरेशन गाइडेंस के लिए जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, जो आपको सलाह चाहिए, वो सारी चीजें इन मेंटर्स के थ्रू आपको वन-ऑन-वन सेशंस में मिल सकती हैं। अदर देन दैट, आप में से कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो आने वाला एग्जामिनेशन AIBE का अटेम्प्ट करना चाहते हैं। इस एग्जामिनेशन के लिए 12 मई 12th ऑफ मई को कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। ये कोर्स का नाम है बैरिस्टर, राइट? इट इज एन AIBE बैच। 12 महीने, साल भर का पूरा बैच है। पूरे 25 सब्जेक्ट्स यहाँ कवर होते हैं। इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं एंड एनरोल करने के लिए दिस इज द नंबर जिस पर आपको कनेक्ट करना है। मूविंग फॉरवर्ड, वरदान एक सेपरेट बैच है विच हैज बीन स्टार्टेड। दिस इज ऑल स्टेट्स जुडिशरी का कॉम्प्रिहेंसिव बैच, राइट? इसमें भी एनरोलमेंट्स अभी चालू हैं। दीज आर द फैकल्टीज हु विल बी टीचिंग यू फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशंस, राइट? आप कोई भी स्टेट अगर टारगेट कर रहे हैं एंड यू वांट अनअकैडमी टू बी a helping hand, to serve as a helping hand for you, this is one opportunity for you. इसके साथ में इनिशियली मैं आपको बता ही चुका हूं दैट यूजिंग द कोड KDS विल फेच यू द 60% ऑफ प्लस 12 मंथ्स फ्री एक्सटेंशन। एंड अगर बाय चांस आप उस आने वाले सो कॉल्ड जजमेंट में फंस जाते हैं, इनएलिजिबल हो जाते हैं, तो आपको एडिशनल 3 इयर्स प्रिपरेशन अनअकैडमी करवाएगा अपने खर्चे पर। ठीक है जी, दैट्स इट। थैंक यू सो मच। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। बैराक को कैसे पढ़ना है, समझना है, इन सब चीजों से रिलेटेड अगर और कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में पूछेगा। वील ट्राई आवर बेस्ट टू रिवर्ट टू देम। थैंक यू सो मच।